नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं VCI एजुकेशन पर। जैसे कि हम आपको बता दें कि हम लोग NCERT सार संग्रह जो महेश कुमार वर्णवाल द्वारा लिखी गई बुक है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हम लोग का भूगोल का टॉपिक है कृषि। आज कृषि से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कशन में जानेंगे कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है और कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले आप समझिए कि एग्रीकल्चर जो शब्द है ना, ये लैटिन भाषा से निकला हुआ शब्द है। यानी लैटिन भाषा के दो शब्दों के मेल से बना हुआ जो शब्द होता है उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। तो आप समझ सकते हैं कि ये लैटिन भाषा से निकला हुआ है एग्री और कल्चर। आप यहाँ पर समझिए कि एग्री का मतलब क्या होता है। तो एग्री का मतलब होता है मृदा और कल्चर का मतलब होता है कृषि, और इसी से मिलकर बना है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया? कृषि हो गया। तो आइए इतना समझ गए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ये एग्जाम ऑफ व्यू से नहीं था, लेकिन आपको इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं थोड़ा इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि खदानों को सुरक्षित संग्रह, मतलब आप देखते हैं कि कोल्ड स्टोर जो होता है जिसमें क्या किया जाता है, जो खदान होते हैं, अन्न होते हैं, उनको रखा जाता है, मतलब संग्रह किया जाता है। तो ये सुनिश्चित करना है तो कटाई के समय उनमें कितने प्रतिशत की अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, ये तो मान के चलिए -14 डिग्री जो सेल्सियस होता है, यहाँ तक की आर्द्रता ये सहन कर सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा होगी तो ये सहन नहीं कर सकती है। तो कहाँ तक आर्द्रता सहन करेगी? तो -14 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम पे व्यू से काफ़ी ज़रूरी है और ये आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए यहाँ पर आप यकीन कीजिए कि ये लेक्चर सुनने के बाद आप पूरी बात पूरी तरीके से कंठस्थ कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रबी फसल को। तो आप यहाँ पर बताइए हमको, रबी फसल जो होता है वो शीतकालीन फसल है। और शीतकालीन फसल का मतलब होता है कि आपके यहाँ कब से कब तक शीतकालीन रहता है। तो देखिए, जब हमारे यहाँ दशहरा ख़त्म हो जाता है, यानी अक्टूबर की महीना जब ख़त्म हो जाता है, तब तक हम लोग को ठंडी महसूस होने लगती है। और ये ठंडी जो होती है बाबू, ये फरवरी तक चलती है, मतलब फरवरी के एंड तक चलती है। लेकिन यहाँ पर किताबी भाषा में हम लोग जानते हैं कि शीतकालीन की जो बुआई होती है वो अक्टूबर नवंबर तक होती है, और इसकी वही जहाँ तक हम लोग का ठंडी एंड हो जाता है मार्च के फर्स्ट वीक तक, तो वहीं पर आपका ठंडी का प्रकोप खत्म हो जाता है। तो आप ये समझिए शीतकालीन कब से कब तक होता है? तो अक्टूबर से फरवरी तक, यानी मार्च कह सकते हैं, मार्च तक होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसकी बुआई कब होता है, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में, और कटाई कब होता है, तो मार्च से अप्रैल के बीच में ये कटा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये समझें कि रबी फसल जो होती है वो शीतकालीन में होती है, और शीतकालीन में जो फसल रोपी जाती है, मतलब उसको लगाया जाता है, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में, और उसको काटा जाता है तो मार्च से अप्रैल के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रमुख कौन कौन सी फसल है। तो देख सकते हैं इसमें गेहूँ आता है, जौ आता है, चना आता है, मटर आता है, सरसों आता है, मसूर की दाल और राई आता है, और आलू आता है, और भी कई ऐसे प्रकार की फसल आपको देखने को मिलेंगे जो शीतकालीन फसल होते हैं। लेकिन ये जो फसल आप देख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट फसल हैं दोस्तों। चलिए, तो ये सारी चीज़ ध्यान रखिएगा कि रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर से नवंबर, और कटाई होती है मार्च से अप्रैल तक। और रबी फसल जो होती है ये शीतकालीन की फसल होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे खरीफ फसल को। अब देखिए, खरीफ फसल जो होती है ना, ये होती है गर्मी के दिनों में, और ये कौन से महीने में इसकी बुआई होती है? तो देख सकते हैं जून जुलाई। देखिए, मार्च अप्रैल तक तो हम लोग शीतकालीन वाले फसल काटते हैं, उसके बाद खेतों को छोड़ दिया जाता है। 1-2 महीना के बाद
अब हम लोग के पास गर्मी का मौसम तो शुरू ही हो जाता है, तब तक हम लोग जून जुलाई में खरीफ वाले फसल को रोप देते हैं और उसकी कटाई कब हो जाती है, तो अक्टूबर नवंबर, और यहीं से शीतकालीन मौसम शुरू हो जाता है। मतलब शीतकालीन जैसे ही चलेगा तब तक हम लोग रबी फसल को काट देते हैं, खरीफ फसल को क्या करते हैं, काट देते हैं। अब देखिए खरीफ फसल में कौन कौन से फसल आपको देखने को मिलते हैं, तो देखिए इसमें चावल होता है, ज्वार होता है, बजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, मौसम्बी, सोयाबीन और भी कई ऐसे फसल हैं जो खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। और खरीफ का मतलब हो गया कि इसमें जो फसल होते हैं ये ग्रीष्म ऋतु में उपज होते हैं। तो इसकी बुआई कब होती है, जून जुलाई में, और कटाई होती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। अब देख लिए, अब इसमें है जायद फसल। ये जो जायद फसल है ये शीत और ग्रीष्म मतलब गर्मी और ठंडी के बीच में इसको होता है। तो देखिए इसमें आता है जैसे कि वैसे फसल आएंगे जो बहुत ही मतलब लतीरे टाइप के फसल जो होते हैं वो इसमें आते हैं। कौन कौन से, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी या कई भी ऐसे प्रकार के जो सब्जी भी होते हैं ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये जो होता है ये मार्च अप्रैल में रोपा जाता है और जून जुलाई में ही काट लिया जाता है। मतलब ये 6 महीना का फसल नहीं होता है, ये 2-3 महीना के अंतर्गत ये अपना उपज हो जाता है। तो ये सारे जो फसल हैं ये जायद फसल कहलाते हैं और इनकी रोपाई होती है मार्च अप्रैल पर और कटाई हो जाती है जून जुलाई तक। तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। आइए अब हम लोग बात करेंगे इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट फसल के बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है। तो देख सकते हैं युग्म पैदावार मतलब जोड़ा में जो रोपा जाता है उसकी उपज होती है उसको क्या कहा जाता है, तो ये विभिन्न मौसमों में 2 फसलों को उगाना। विभिन्न मौसम में मतलब अलग अलग मौसम में 2 फसलों को उगाया जाता है, इसी को कहा जाता है युग्म पैदावार। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं मिश्रित खेती मतलब मिक्स फार्मिंग क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो ये जानिए कि इसमें होता है पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ, मतलब पशुओं द्वारा और कृषि द्वारा एक साथ जो फसल हमको मिलता है, जो उत्पादन हमको मिलता है, इसी को मिश्रित खेती कहा जाता है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो पशु होती है उनसे भी हमको कई तरह के खाने वाले पदार्थ मिलते हैं। आइए नेक्स्ट देख सकते हैं कि भारत में संकार्य मतलब चालू जैसे जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में है दोस्तों। देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादन मतलब हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र तमिलनाडु का तट पर पाया जाता है। मतलब तमिलनाडु जो है वहाँ के जो नदी तट है वहाँ पर कृषि उत्पादन के लिए प्रमुख जगह माना गया है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रासायनिक उर्वरक मतलब केमिकल फर्टिलाइजर के 2 सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य कौन कौन से हैं। तो देख सकते हैं ये सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य जो हैं ये यूपी यानी आज का उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जो हैं ये रासायनिक उर्वरकों को उपभोक्ता इनको कहा जाता है दोस्तों। मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ रासायनिक उत्पादन होते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं पुनर्भरण मतलब पूर्ण भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे अधिक संपन्न है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि भौम जल में जो संसाधन होते हैं उसमें आपको उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न राज्य देखने को मिलता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में अनुबंध कृषि मतलब अनुबंध कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। देखिए पहले अनुबंध खेती जो होते हैं वो अंग्रेजों के टाइम से होते हुए आ रहा है। यही अनुबंध कृषि मतलब अनुबंध मतलब होता है कि आपका जो खेती है उसको लेकर जैसे नहीं एग्रीमेंट टाइप का, उसी तरह के इस खेती को कहा जाता है अनुबंध। ये कहाँ पर लागू है दोस्तों, तो ये पंजाब में लागू है दोस्तों। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है। तो ये गेहूं की अच्छी किस्म अगर आपको चाहिए तो ये मध्यम ताप और मध्यम वर्षा जरूरी होती है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान में आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। और इस तरह के मौसम जब होते हैं तो इसमें उपज बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कल्याण सेना किस फसल की एक किस्म है दोस्तों। तो कल्याण सेना जो है ये गेहूं की एक
किस्म है दोस्तों। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है। तो धान की जो कृषि होती है ये भारत में सबसे ज़्यादा धान उत्पादन होता है दोस्तों। माने अधिकांश राज्य में देखिएगा तो धान का उत्पादन होता है। वर्षा वाला राज्य जो है जहाँ पर बारिश अधिक होती है वहाँ पर तो होता ही होता है, साथ में वहाँ पर भी होता है जहाँ पर फार्मिंग मतलब कृषि कार्य होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा चावल। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में प्रमुख खाद्यान्न स्थल कौन सा है। तो देख सकते हैं यही है चावल और मक्का। खरीफ मुख्यतः खरीफ की फसल है परंतु इसकी खेती वर्ष भर माने खरीफ रबी जायद तीनों फसल ऋतुओं की जा सकती है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देख सकते हैं कि भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो वो हमारा उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश वाला जो राज्य है वहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल की खेती मानी जाती है। आइए नेक्स्ट देख सकते हैं भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कृष्ण गोदावरी डेल्टा वाला जो क्षेत्र है ये चावल का कटोरा कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देख सकते हैं जाया, पद्मा, पूष्या, सुगंधा, फाइव, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्म है दोस्तों। तो ये धान की किस्म है दोस्तों। ये धान का नाम रखा गया है, जया, पद्मा, भूषा, सुगंधा, फाइव, जमुना, कृष्णा, ये सब धान की किस्म जो होती है उसका नाम है। आप देख सकते हैं ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है। तो ये चाय की किस्म है दोस्तों। ये सब नाम रखा गया है। आप देख सकते हैं कि धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो नील हरित शैवाल जो होते हैं इन्हें जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। आगे देख सकते हैं कि भारत में देख सकते हैं मध्य प्रदेश में किस जिले में मध्य प्रदेश में किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। तो यह खरगोन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। आइए भारत में किस राज्य में शक्कर का कटोरा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऊख उत्पादन होता है इसीलिए इसको उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। आइए भारत में सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है दोस्तों, इसीलिए उसको शक्कर का कटोरा कहा जाता है। और लास्ट आज का क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रभानी शक्ति प्रभानी शक्ति किसकी किस्म है। तो जय संवर्धित ज्वार की किस्म है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है ये समाप्त हुआ। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर लीजिए, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। और चाहिए तो नीचे कमेंट में भी बताइएगा कि हमको पीडीएफ चाहिए, हम आपको पीडीएफ अवेलेबल कर देंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जुड़ते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है और करने की प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए कुछ और करके लेकर आएँ। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।